हमारे साथ विजिटर्स व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं। आइए कमर गर्दन सीधा करके बैठते हैं और एक बार ईश्वर की स्तुति करते हैं। कमर गर्दन सीधा। कबीरदास जी ने कहा है कि ढूंढा ही हो तो तुरंत ही मिले हो, पल भर की तलाश में, सब सांसों की सांस में। कि ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता बाहरी जगत में नहीं, वह तो आपके भीतर विद्यमान है, श्वास के रूप में। महसूस करें आंखें बंद करके अपनी ही श्वास को। श्वास आ रही है, जा रही है, बस उसको महसूस करें। आप जिस भी ईश्वर के रूप को मानते हो उसका एक बार नाम लेंगे। जैसे कि हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का अर्थ होता है शुभारंभ। ये एक आरंभवाचक शब्द है कि हमने शुभारंभ किया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीनेटल की। प्रीनेटल से भी पूर्व की एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं प्लानिंग, प्री प्लानिंग। यानी कि जो कपल हैं उनको अपना जो परिवार है आगे बढ़ाना है, एक हेल्दी बेबी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक प्लानिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर इस बात को समझेंगे ऐसे कि बीज उग गया है, एक पौधा उग चुका है, किसी भी खाली मैदान में एक छोटा सा पौधा उग गया है। अब हम उसको बहुत अच्छी पानी देंगे, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, बट वो बात नहीं आएगी। यदि हमें अच्छी किस्म का गेहूं चाहिए तो हमें अच्छे किस्म का बीज भी डालना होगा। जब हम अच्छे बीज का प्रयोग करेंगे, अच्छी जो भूमि है वो फर्टाइल होगी। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं कि कुछ आवाज आ रही है। यदि किसी का कोई सवाल होगा तो वो अपना सवाल मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं या अंत में। तो हम बात कर रहे थे कि हमें अच्छी भूमि के साथ साथ अच्छे बीज की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम खेती किसानी करना जानते हैं, हम पौधों के बारे में कुछ जानते हैं, तो वैसे ही प्री प्लानिंग की बात होती है। लेकिन भारत जैसे देश में ये बहुत ही कम प्रचलित है। हम भारत जैसे देश में बस जब प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव हो जाता है, 1 महीना गुजर जाता है, उसके बाद में हमें पता चलता है कि खुशखबरी है या समाचार है या जो भी जैसे रिएक्ट करता है। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी होती है, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। यदि हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग का अर्थ क्या होता है उसके विषय में जो आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे, कोई नई बात नहीं बतला रहा हूँ, कि उसमें जो रज और वीर्य है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा यदि हम प्लानिंग करके करेंगे, और उससे जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो प्लानिंग से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। पहले हम उन अंगों को यानी कि पेल्विक रीजन को इतना मजबूत कर लें, क्योंकि देखा होगा आमतौर पर प्राय ये कहा जाता है कि जिस समय गर्भधारण हो जाता है उसके बाद में बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, योगाभ्यास नहीं करना है, यानी वजन उठाना इत्यादि इत्यादि ये सब कुछ नहीं करना है। तो ऐसा इसलिए मना किया जाता है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो। आपने क्या करना है कि पहले से ही वो तैयारी करनी है। हालांकि जो आज हमारा विषय है वो प्री प्लानिंग पर नहीं है, आज हमारा प्री नेटल पर है। किसी और दिन विषय रखेंगे कि प्री प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत जबरदस्त आता है कि किसी भी चीज को यदि हम प्लान करके करते हैं तो उसका जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। और रैंडमली कुछ भी होता चला जाए कि हम
कभी भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि यदि मैं प्लान करके करता हूँ, मैं प्लान करता हूँ कि जी मुझे भी पता है कि 9 महीने एक बच्चा शिशु गर्भ में रहता है। यदि मैं अनप्लान्ड करूँ और जो मेरा बच्चा है वो मई एंड में या जून शुरू में हो, तब क्या होगा? क्योंकि लिए प्लानिंग नहीं मैंने की। तो एक सिंपल सा उदाहरण है कि बहुत गर्मी में होगा और उस समय पे मान लीजिए गलती से खुदा ना खास्ता कि जी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय पे माता को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम प्लान करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम टाल सकते हैं। प्री प्लानिंग का बहुत महत्व होता है। तो आइए, काफ़ी साधक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो आज हम अपना सत्र आरंभ करते हैं उन क्रियाओं से जो कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करनी चाहिए। आप लोगों ने आम तौर से सुना होगा कि योगा नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने बस आराम करना है। इवन डॉक्टर्स, हम लोगों ने कल पूरे भारत में डॉक्टर्स को हमने श्रद्धांजलि यानी कि श्रद्धा अर्पित की है फूलों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, बैंड से, लाइट से। मैं भी अपनी पूरी श्रद्धा रखता हूँ, मुझे भी बहुत बार ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की, मैं भी कई बार कैजुअलिटी में गया हूँ। तो मैं उनके सम्मान में ऐसा मतलब अपनी तरफ से सम्मान पेश करता हूँ, उनके असम्मान में ऐसा कोई शब्द नहीं बोलने जा रहा हूँ। बट ऐसा आजकल डॉक्टर्स भी बोलने लगे हैं कि योगा नहीं करना है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग अनजान होते हैं या थोड़ा ज्ञान रखते हैं, थोड़ा ज्ञान का अर्थ है कि मेरे ही अपने कुछ योगा टीचर्स भाई बहन हैं जो कि अल्प ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं और वो खुद मना कर देते हैं कि नहीं करना, योगा नहीं करना। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि योगा का सही अर्थ है क्या। योगा यानी कि योग, मुझे खुद ऑब्जेक्शन है कि उसे योगा कहा जाता है, वो अलग विषय है। योग नहीं करना है। योग का जो पहला अध्याय है, योग पहला चरण है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें अहिंसा आता है सबसे पहले। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्या हमें सच नहीं बोलना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? क्या पहले 3 महीने में हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हमें हिंसा करनी चाहिए? नहीं, हमें अहिंसा का भी पालन करना चाहिए। तो हमें योग करना चाहिए। अभी हम बहुत सारी क्रियाएं जानेंगे। मेरे साथ में मेरे साथी हैं योगिनी पूजा सिंह, थोड़ा आगे आ जाएं। और मेरे साथ में है आचार्य शिखा। नमस्कार सभी लोगों को। आज ये दोनों आपको बताएंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हम कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, जानबूझकर गलती की है, कर सकते नहीं है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जब तक ये सत्र खत्म होगा तब तक आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके होंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगा करना चाहिए। जैसा अभी हमने बात कही कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए हमेशा, कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकेंड हो, प्री हो, पोस्ट हो, कभी भी हो, तो योगा का तो अभ्यास कभी होना चाहिए। नियम, हमें समय से उठना चाहिए। नियम के अंतर्गत आता है सब कुछ, हमारे अपने लिए नियम। तो हम बहुत कुछ जानेंगे। पहले कुछ क्रियाएं करते हैं, जो आप में से करना चाहे वो कर सकता है। यदि किसी का प्रश्न हो तो वो नोट करते जाएं। लास्ट में मैं माइक ऑन कर दूंगा, अभी भी आप हाथ उठा सकते हैं। यहाँ पर एक आइकन दिया होता है इसी में सिस्टम में, राइट साइड पे एक आइकन होगा, उसको जो आप क्लिक करते हैं मोर ऑप्शन पे जाके, तो हाथ खड़ा हो जाएगा और मुझे यहाँ सूचना मिल जाएगी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। कोई भी प्रश्न हो आप जरूर पूछें, मैं लिख लूंगा या आप लिख लें, अंत में हम उनको डिस्कस करेंगे। आइए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए हमारे आचार्य जन आपको कुछ क्रियाएं सिखलाएंगे। कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं तो उसमें प्रार्थना करते हैं, तो आप प्रार्थना को सुनेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं करने के लिए मना किया जाता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि मैम बताएंगी, आप लोग देखिए। पहले हम गर्दन की क्रिया करेंगे। श्वास के साथ धीरे धीरे सांस को भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे, श्वास का ध्यान बेहद ध्यान रखते हुए करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए राइट। मैं आप लोगों को दो बार बताऊंगी, आप लोगों को कम से कम 5 बार करना है और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इससे क्या हो रहा है, हमारे लिम्फ नोड्स जो है जो यहाँ पर होते हैं और अंडर आर्म्स में होते हैं और ग्रोइन एरिया में होते हैं, उनको हम खासकर एक्टिवेट कर रहे हैं इस समय पर। श्वास भरते हुए कान को कंधे से लगाएंगे इस प्रकार, छोड़ते हुए दूसरी साइड, भरते हुए, छोड़ते हुए। प्रभाव को महसूस करेंगे साइड में। व्यूअर्स, मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा ताकि जो आपके सम्मुख पूजा जी हैं वो अपना ध्यान क्रिया पर रखें कि इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य है हमारे सभी अंग एकदम सुचारू रहें। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सर्वाइकल के पेशेंट होते हैं वो महिलाएं होती हैं। सर्वाइकल तनाव की अवस्था में होता है और ऐसी अवस्था में तनाव होना, उत्पन्न होना बहुत आसान है, उसको खत्म करना उससे भी आसान है। ऐसा गर्दन हम जब करते हैं तो हमारे लिम्फ नोड्स एक्टिवेट होते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ऐसी अवस्था में यानी गर्भावस्था में हमारी इम्यूनिटी कुछ कारणों से घटती भी है और हमें ज़्यादा इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम ऐसा अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास से तो मित्रों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आप जरा महसूस करते जाएं। सामने श्वास करते हुए कंधे को ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। ऐसा अभ्यास आप 4 से 5 बार करें, 10 बार करें। कंधों को आगे पीछे करें। यानी आप एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। यह वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे फेसबुक यानी निर्योगा इंडिया अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर यह वीडियो उपस्थित रहेगी। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और बाद में आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य इस वर्कशॉप को रखने का, अब हम गोलाकार बना रहे हैं कंधों से। आचार्य जी से निवेदन है कि वो हाथों को आगे करते हुए एक बार दूसरी प्रकार से गोलाकार बनाकर दिखाएं। हाथों को सामने लाएं और ऐसे रखते हुए एल्बो मिलाकर जब हम करें तो हमारे अंडर आर्म्स में खिंचाव उत्पन्न होगा, जहां की लिम्फ नोड्स की मात्रा संख्या बहुत अधिक होती है। हमारा उद्देश्य इम्यूनिटी को बढ़ाना है कि यदि एक गर्भवती माता का इम्यून सिस्टम लो रहा इस दौरान, तो भावी जो बच्चा है, देखिए हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन हाँ बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि माता का यदि इम्यून सिस्टम कमजोर रहा है तो बच्चे का भी कमजोर होता है। तो जैसी जमीन होगी वैसी फसल होगी, सीधी सीधी बात है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला अभ्यास बताएं। ये सभी सूक्ष्म अभ्यास हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत छोटे छोटे अभ्यास। पैरों को सामने की ओर करें, कंधे को आगे लेके जाएंगे, छोड़ते हुए पीछे। हम श्वास भर रहे हैं तो कंधे आगे जा रहे
आचार्य जी का कहना है कि पंजे की क्रिया और श्वास की क्रिया दोनों को जोड़ देना है। और मित्रों, जोड़ने को अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं। एडिशन, सब, टोटल, इसके सिनोनिम्स हैं। हिंदी में बहुत सारे हैं पर्यायवाची। उनमें से एक पर्यायवाची है योग, यानी योग कर देना है हमने श्वास की क्रिया और पंजे की क्रिया दोनों को जोड़ देना है। अगला अभ्यास बतलाएं। दोनों पैरों को मिलाते हुए गोलाकार बनाएंगे। गोलाकार, क्योंकि इस अवस्था में मित्रों वो कहा कि बहू के पैर भारी हो गए, तो इस समय पर पैरों में भारीपन महसूस होता है, तो ये क्रियाएं आपको बहुत लाभ देंगी। श्वास के साथ सजगता पूर्वक करें। टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन लाभ आधा मिलेगा। पूरा लाभ लेना हो तो श्वास, मानसिक चेतना और शारीरिक क्रिया, लीजिए 3 चीजें हो गई, तीनों चीजों को जोड़ देना है। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को घुटने पर रखते हुए घुटने को सिकोड़ेंगे और ढीला छोड़ देंगे। यानी जो हैमस्ट्रिंग है, अपनी जंघाएं हैं, उनको इस प्रकार कंप्रेस करना है कि नी कैप ऊपर की ओर सरक जाए। क्योंकि अभी हमने वजन बढ़ाना है, यानी गर्भवती महिलाओं ने अपना वजन बढ़ाना है, उसके लिए मजबूत नी की आवश्यकता होगी। घुटनों पर बहुत जोर पड़ने वाला है। यह जो अभ्यास अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, यह फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए है। पहले तिमाही में जो अभ्यास करने हैं वे अभ्यास अभी आप देख रहे हैं। पहले हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, फिर खान पान इत्यादि बहुत सारे, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, और भी कुछ आज हम जानेंगे कि क्या क्या हमें इस दौरान करना चाहिए। दोनों हाथों को सामने लाएंगे और उंगली का हर एक जॉइंट धीरे धीरे मुट्ठी बनाएंगे और टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। इस प्रकार मुट्ठी बनाते हुए महसूस करें कि कहाँ पर कौन से अंग पर प्रभाव पड़ रहा है इस क्रिया के करने से। हाथों को सामने खोलते हुए श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। इसी प्रकार साइड में ले आएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए, छोड़ते हुए, वापस। इसी समय पर हमारे पैरों में ऐंठन होती है, सूजन होती है, पैरों में दर्द रहता है, तो कुछ क्रियाएं हम खड़े होकर करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं देखेंगे आप लोग। अपने पंजे पर आ जाएंगे, इस प्रकार पंजे पर, और धीरे धीरे चलेंगे। पहले आगे, फिर पीछे। दोस्तों, चलने में तो कोई बुराई नहीं है ना। यानी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगाभ्यास, यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं। बस इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। एक मयूर आसन होता है, मयूर आसन नहीं करना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और सेकंड में तो बिल्कुल नहीं, और थर्ड में तो सवाल ही नहीं उठता। यानी कुछ एक आसनों को छोड़ देना है, बाकी योगाभ्यास करना है। यानी कि आसनों का अभ्यास करना है छोटी छोटी जगह से, अभी आप देख रहे हैं, और छोटी छोटी क्रियाएं आपने करते रहना है। यदि आपने बेड का पकड़ा, जैसे बोल देते हैं ना बेड रेस्ट पकड़ा, तो बहुत कम संभावनाएं हो जाती हैं कि नेचुरल चाइल्ड बर्थ हो, और उस समय पे सी सेक्शन, सिजेरियन बेबी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, अभी हम शॉर्ट में बतला रहे हैं
केवल सजगता उत्पन्न करने के लिए, सजगता के उद्देश्य से हमने ये अपना ये आज का कार्यक्रम रखा है। श्वास भरते हुए हम बाजुओं को घुमा रहे हैं। इसके करने से न सिर्फ हमारी बाजू टोन होंगी, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, जोड़ हमारे लचीले बने रहेंगे और तनाव दूर रहेगा। प्रत्येक क्रिया को श्वास के साथ करें। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा उद्देश्य यहीं तक था कि ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे प्राणायाम की क्रियाएं हैं, वो हम लास्ट में बतलाएंगे। अभी हम रुक कर रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में की जाने वाली क्रियाएं। सेकेंड ट्राइमेस्टर आचार्य शिखा बतलाएंगे आपको कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की क्रियाएं किस प्रकार से की जाती हैं। में अभी जो मैम ने बताई है उन क्रियाओं के साथ में उन क्रियाओं को भी करना है, उसके साथ में जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन क्रियाओं को भी जोड़ देना है। यानी सूक्ष्म क्रियाओं के साथ साथ अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब 3 महीने पूरे हो गए हैं तब हम कुछ क्रियाओं को और बढ़ा देंगे। आइए, कौन कौन सी हमें क्रियाएं? जी आचार्य। वृक्षासन करेंगे। वृक्ष यानी पेड़ के समान, एक पैर को ऊपर अपनी जंघा मूल पर लगाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर हम ऊपर करेंगे। अगर कोई बैलेंस नहीं बना सकता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इस आसन को करने में हम दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार के सहारे से करेंगे इसको। इसी प्रकार से दूसरे पैर से सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर मिला रखा है नमस्कार करते हुए। कुछ सेकंड्स तक रुकेंगे और उसके बाद वापस। अगला अभ्यास करेंगे नटराज आसन का। इसको करने के लिए भी हम दीवार का सहारा लेंगे। एक बार आचार्य जी ऐसे करके दिखाएंगी और एक बार दीवार के सहारे करके दिखाएंगी आपको। ये दीवार है, देखिए इसके सहारे से पैर यहाँ पर टिका लिया है। बस हमें ये पोजीशन इस तरीके से बना लेनी है। स्टार्टिंग में 5 सेकंड्स रुकेंगे और धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे साइड बेंडिंग का। एक हाथ ऊपर करते हुए सांस भरते हुए हाथ को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अपनी क्षमता के अनुसार नीचे जाएंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे, प्रभाव को महसूस करेंगे और धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे कटी चक्र आसन का। पैरों में दूरी थोड़ा कम करेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे धीरे धीरे। आपको यहाँ पर 1 या 2 बार बता रहे हैं हम, आपको 10 से 15 बार करना होगा इसको। अगला अभ्यास करेंगे बैठने वाला, बैठकर किए जाने वाला आसन। गौमुखासन। दोनों पैरों को सामने करते हुए प्रकार रखेंगे। जो पैर ऊपर है वो ही हाथ ऊपर जाएगा, दोनों को मिला देंगे।
उसको नीचे, जो नीचे है उसको ऊपर। हो सकता है किसी से हो नहीं ये आसन, हाथ पीछे पकड़े ना जाए, सहारा ले सकते हैं। आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस भरना है। इसमें हमारे पैरों की आकृति गौ के मुख के समान हो जाती है, इसलिए इसको गौमुखासन कहा जाता है। गाय का मुंह आगे से पतला पीछे से चौड़ा होता है, उसी प्रकार से हमारे पैरों की आकृति बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं प्रिय व्यूअर्स, ये आसन बहुत ही उपयोगी है। एक बारी फिर से करें ताकि हम अच्छे से जान सकें। श्वास भरते हुए जब हमने हाथ उठाया, जो पैर ऊपर था वही हाथ उठाया, तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे अंडर आर्म्स, हमारे वक्षस्थल, इसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, यानी हमारे लिम्फ नोड्स एक्टिव हो रहे हैं। और इस अवस्था में हमने 5 लंबी गहरी श्वासें लेनी हैं। लंबी गहरी श्वास। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि इस अवस्था में हमारे जो लंग्स में, फेफड़ों में जो वायु जा रही है उसमें भिन्नता हो जाती है, यानी एक फेफड़े में अधिक वायु जाती है, एक में कम जाती है, यानी गैसेस एक्सचेंज बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बहुत सारी हम वायु भरते हैं, हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि याद रखना है कि इस गर्भावस्था के दौरान हमें पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। अच्छे से अभ्यास सीखें और रोज अभ्यास करें, खुली हवा में करें। आइए अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास करेंगे परिधि आसन। एक पैर को फोल्ड किया हुआ है और एक को साइड में खोल दिया और श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए साइड में। आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे। कई सालों की साधना के बाद ये लग पाया है, आप लोग कम करेंगे। स्टार्टिंग में 5 सेकंड्स होल्ड, फिर धीरे से वापस। हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। घुटने के ऊपर खड़े होंगे इस प्रकार से, एक पैर खोला, सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए। देखा देखी 100 जो छीछे खाया बड़े रोग। देखा देखी नहीं करना है, इन्होंने कर दिया है। ऐसा ना हो कि आप भी जबरदस्ती करने लगे, ऐसा ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार नीचे जाएंगे, रुकेंगे और वापस। अगला अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा विश्राम कीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। अगला अभ्यास करेंगे तितली की क्रिया। तितली के समान आकृति। दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर नीचे। अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन। देखिए किस प्रकार पैरों को मोड़ा और उन पर बैठ गए। भोजन करने के बाद केवल एकमात्र यही आसन है जो हमें करना है, वज्रासन। अगला अभ्यास हम करेंगे मार्जरी। मार्जरी की क्रिया देखिए, मार्जरी यानी बिल्ली। बिल्ली की तरह बनेंगे। बिल्ली को आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे वो अपनी पीठ उठाती है।
श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अगला अभ्यास यहीं से पर्वतासन। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। धीरे से वापस। अगला अभ्यास शशांकासन। इसको हम तकिए के साथ करेंगे। तकिए का सहारा लेंगे। देखिए किस प्रकार। दोनों पैरों में थोड़ा गैप। श्वास भरा, दोनों हाथ ऊपर और छोड़ते हुए दोनों हाथों को तकिए पर रख देंगे इस प्रकार। कुछ समय के लिए रुकेंगे और धीरे से वापस। अगला अभ्यास हम करेंगे अपनी जंघा के लिए लेटने वाला अभ्यास। धीरे से लेटेंगे, लेफ्ट साइड होते हुए धीरे से लेटेंगे और धीरे धीरे गोलाकार बनाएंगे एक पैर से। आचार्य जी आपको 2 बार दिखाएंगी, आपको कम से कम 5 बार करना है। हमें आपको काफी चीजें बतानी है, इसलिए हम केवल 2 बार दिखाएंगे। पैर को ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर और नीचे। आप लोगों ने ये देखा, इसी को हम दूसरी साइड से भी करेंगे। दूसरी साइड से भी करेंगे इस आसन को, और ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगला हम करेंगे सेतु बंद। पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों पैरों में अंतर, हाथ साइड में रखे हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए। कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, बहुत ही लाभकारी है। श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ी देर रुकेंगे यहीं पर और धीरे से वापस। अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन का। दोनों हाथों को साइड में, एक पैर को उठाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार साइड में लेके जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। ये आसन भी कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। जी हाँ व्यूअर्स, अभी हम समस्याओं पर भी आएंगे कि इस दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हम कैसे टाल सकते हैं, कैसे हम उनसे निजात पा सकते हैं, हम उस विषय पर भी आएंगे। अभी इस समय जब आप देख रहे हैं क्रियाएं, वे सेकेंड ट्राइमेस्टर की हैं। इन अभ्यासों को जो आपको दिखलाए जा रहे हैं वे योग एक्सपर्ट यानी योगाचार्य शिखर जी द्वारा परफॉर्म की जा रही हैं। आपसे हो सकता है इतनी अच्छे से ना हो पाए, परंतु जितना हो उतना अवश्य करें। संशय मन में उत्पन्न होना बहुत आम सी बात है। यदि किसी प्रकार की कोई संशय मन में उत्पन्न हो रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, जो लोग जूम के माध्यम से हैं, और जो लोग फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे टाइप कर सकते हैं।
सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आप देख रहे हैं आचार्य जी एक दूसरी क्रिया कर रहे हैं, लेट कर मरकट आसन की क्रिया। बहुत ही सामान्य सी क्रिया है। लेट कर हम तितली की क्रिया, जिसे सिद्ध योनि आसन भी कहा जाता है, हम उसका भी अभ्यास करेंगे। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको आपको करना है। इस समय पर कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि आप बहुत अच्छा आसन करेंगे तो ही आपको लाभ होगा। ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको बहुत लाभ देती हैं। धीरे धीरे अभ्यास सभी करें। तो ये थे अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर के अभ्यास। अगला अभ्यास हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए। थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए मैं निवेदन करूंगा आचार्य पूजा जी से कि वे आपके सामने प्रस्तुत हों। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप भेद समझ सकें कि अभी हमने थर्ड ट्राइमेस्टर में वो सारी क्रियाएं करनी हैं, यानी जो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जानी थी, ये कलाई घुमाने की क्रिया, उंगली की, जो हमने ये जानी थी सूक्ष्म क्रियाएं जो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करी थी, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की और सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों की जो क्रियाएं हैं हमने सेकेंड में करनी है। मतलब जब सेकेंड ट्राइमेस्टर की हम बात करते हैं तब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज वेल एज सेकेंड ट्राइमेस्टर दो क्रियाएं, दो जो हमने अभी तक आपको बताई ये सभी करनी है। थर्ड में कौन सी करनी है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और जो अब आपको बतलाई जाएंगी। इसके करने से ना सिर्फ जो गर्भवती महिला है, जो माता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि जो अंदर शिशु जो बन रहा है, जो विकास कर रहा है, उसका विकास बड़ी तेजी से होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत स्वस्थ होगा। जी हाँ, एक वर्ड आया है स्वस्थ। अक्सर जो दंपति जाते हैं डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, मेरे पास में आते हैं, उनका एक ही कंसर्न होता है, वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा जो बेबी हो वो स्वस्थ हो। अब इस स्वस्थ की जो डेफिनेशन है वो बड़ी लंबी चौड़ी है। As per the definition of WHO says health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. WHO कहता है कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य है। तो कभी आपने सोचा है कि जो गर्भ में जो बेबी पल रहा है उसका भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो? हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं कि कोई बाहर बात हो रही थी और अंदर से बेबी ने किक किया। क्या आप जानते हैं कि 2.5 महीने में जो बेबी है वो सुनने लग जाता है? उसका हमारा नर्वस सिस्टम, सबसे पहले ब्रेन और स्पाइनल कोड 2.5 महीने में बन के तैयार हो जाती है। सबसे पहले ब्रेन क्यों? इसी का विकास चाहिए हमें। बौद्धिक रूप से भी वो स्वस्थ चाहिए, सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ बच्चा होना चाहिए। उसके लिए योगाभ्यास, नहीं तो आप जिम भी जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आप करेंगे, आप यूँ समझ लीजिए कि मैं अपने छोटे बच्चे को अपने सामने बिठा करके सिखा रहा हूँ और आप कर रहे हैं और आप अपने बेबी को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जैसा आप करेंगे उसका वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ेगा, इतना आप जान लीजिए। तो हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत चर्चा करेंगे। अगला सत्र हमारा 2-1 दिन में फिर से हम लॉन्च करेंगे। उसमें हम मानसिक स्वास्थ्य को जानेंगे, न सिर्फ उनका जो गर्भ में है, जो कि बाहर है, जैसे इन दिनों हम सब तनाव में हैं। और मित्रों एक सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे हमने ये क्रियाएं कर ली, हमने बहुत अच्छा भोजन कर लिया, लेकिन तनाव बना रहा, तो आप लोग क्या मानते हैं, क्या उसका बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक? तो तनाव को बहुत ज़रूरी है कि तनाव को हम दूर करें। तो तनाव को दूर करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं। अच्छा म्यूजिक है, म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक का आनंद लीजिए। हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की क्रियाएं। इस थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने बहुत सारी क्रियाएं करनी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब थर्ड वाली, स्पेशली फॉर थर्ड, ये वाली जो क्रियाएं जो अब आप देखेंगे या फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ना सेफ साइड चलना है। हमने किसी भी, जैसे इन दिनों, खासकर इन दिनों यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो सारे क्लिनिक्स बंद हैं। हमारा उद्देश्य भी ऐसी वर्कशॉप रखने का यही है कि सभी जगह, सब जगह लॉकडाउन है और बाहर निकलना सेफ नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ क्रियाएं करें। यदि किसी को मन में ज़रा सा भी संशय होता है तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9999 यानी 4 बार 9, जो कि आपको पैम्पलेट में मिला भी होगा,
9999419962। आप मेरे से किसी भी समय यानी रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे को छोड़ के बाकी आप कभी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी संशय होने पर मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी किसी तरह से मदद कर पाऊँ। इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हमने यह एक फ्री वर्कशॉप लॉन्च की है आप सभी के लिए। आइए जानते हैं हम थर्ड ट्राइमेस्टर की क्रियाओं को। जी आचार्य जी। सबसे पहले हम खड़े होकर के पुशअप करेंगे। पैरों को दूर दूर किया, इसको बोलते हैं सुमो पुशअप। दोनों हाथ सामने की ओर या फिर नमस्कार की पोजीशन भी ले सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। इससे हमारे शरीर के, हमारे पेट के निचले हिस्से यानी कि पेल्विक रीजन पर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस कंप्लीट प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट पे जाएं, यानी निर्योग इंडिया का जो हमारा फेसबुक अकाउंट है उस पर आपको ये पूरा सेशन मिल जाएगा। बदलते हुए क्रिया को हस्त संचालन की क्रिया। खड़े होकर एक पैर को बेंड करेंगे और आगे की ओर शरीर को झुकाएंगे। इससे हमारी थाई की मसल यानी कि जंघा हमारी मजबूत होती है। प्रसव के दौरान सुविधा होती है। दोनों साइड से करेंगे इसी प्रकार से। के बाद हम काग आसन में बैठेंगे। काग यानी कि कौवे के समान आकृति बनाते हुए दोनों पैरों में दूरी रखेंगे ताकि हमें किसी भी प्रकार का पेट पे दबाव न पड़े। काग आसन में बैठ करके धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। आचार्य जी कैसा रहेगा कि आप पोछा भी लग जाए इसी साथ साथ? जी बिल्कुल। लॉकडाउन भी है, घर में काम वाली बाई भी नहीं है। आगे और पीछे यानी झाड़ू और पोछा इस प्रकार से दोनों करें सिंपल भाषा में। यानी ये जो सारी चीजें छूट गई थी, आज हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं, ये सारी चीजें हमने छोड़ दी हैं, इसलिए ये सब क्रियाओं की आवश्यकता पड़ रही है। वरना पहले एक चाकी चाल की क्रिया होती थी, चक्की चलाते रहते थे, पेल्विक रीजन एकदम मजबूत रहता था। और ये इसमें आपको बताऊं मैं, एक बड़ी आश्चर्य की बात है लॉकडाउन की। ये व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि आजकल जो मोस्टली जो बच्चे हैं वो सिजेरियन पैदा होते हैं सी सेक्शन के द्वारा। 1000 बच्चे सी सेक्शन यानी सिजेरियन बेबी पैदा होते हैं, 50 बच्चे मुश्किल से पैदा होते हैं नॉर्मल। इस लॉकडाउन ने एक तस्वीर बदली है। बहुत सारे दुष्प्रभाव, मैं खुद यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, घर में बंद हूँ, बहुत सारी खाने पीने की सुविधा नहीं है, फल भी पता नहीं कैसे कैसे आजकल मिलते हैं, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन उन समस्याओं के बीच में जैसे हवा एकदम साफ होगी, पोल्यूशन लेवल एकदम 50-60 पे आ गया है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं। आप लोग भी उन सबको, अच्छे और बुरे सबको जान रहे हैं। लेकिन एक चीज जो हम सबको नहीं पता है वो ये है कि उल्टा हो गया है, ये चाइल्ड बर्थ है ना, ये वाला सिस्टम उल्टा हो गया है। अब 1000 बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं पैदा, जैसे प्रकृति ने बनाया वैसे, और 50 बच्चे जो हैं वो सिजेरियन पैदा हो रहे हैं। उल्टा हो गया है। पहले कहाँ 1000 सिजेरियन होते थे, अब उल्टा हो गया कि 1000 नॉर्मल रूप से हो रहे हैं, 50 सिजेरियन हो रहे हैं। कहानी बदल चुकी है। तो क्या कहें, कोरोना कैसा है। आगे बढ़ते हैं, अगला अभ्यास हमारा तितली क्रिया लेट करके करेंगे। एक बार बताएंगे फिर से है, तीसरे ट्राइमेस्टर में भी इसको हम करेंगे और तकिए के साथ करेंगे। दोनों पैरों के बीच में इस प्रकार हमने तकिया लगाया और धीरे धीरे सांस को प्रेशर देंगे।
को नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। देखिए किस प्रकार सांस नाक से ली जा रही है और मुंह से छोड़ी जा रही है। प्रसव के दौरान जब हम मुंह से सांस छोड़ते हैं तो दर्द की अनुभूति कम होती है। वापस आते हुए व्यास क्रिया करेंगे। जिस प्रकार हमने मार्जरी की क्रिया की थी उसी प्रकार से पैर को खोलते हुए व्याघ्र क्रिया। सांस को भरते हुए गर्दन ऊपर, पैर को पीछे से उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पैर वापस। इस क्रिया को हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। दूसरे पैर से इसी प्रकार से करेंगे। बदलते हुए इसी अवस्था में रहेंगे और पैर को उठा करके पूरा घुमाएंगे। इससे हमारे पैर का जॉइंट और हिप जॉइंट खुल रहा है। देखिए किस प्रकार से दोनों ओर से दोनों पैर से 5 से 10 बार कर सकते हैं इस क्रिया को। वापस आते हुए इसी अवस्था में रहेंगे। अभी ये मार्जरी की क्रिया में ही पैर को साइड में ले जाएंगे। पैर को साइड में खोलेंगे। ये दोनों पैर से 5 से 10 बार करेंगे इस क्रिया को। इससे हमारे पैरों के जॉइंट पर प्रभाव पड़ता है और हमारी स्पाइन भी अच्छी होती है, लचीली होती है। वापस आते हुए अपने स्थान पर बैठेंगे। अब हम आपको कुछ प्राणायाम के बारे में बताएंगे। दोनों हाथों को मिलाते हुए नमस्कार। इस प्रकार कंठकूट से लगा रहे हमारे दोनों अंगूठे। श्वास भरा, नाक से भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। थोड़ा सा नीचे लाते हुए और नीचे, साइड में, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए नमस्कार। एक बार पीछे देखिए किस प्रकार से दोनों हाथों को जोड़ते हुए गहरी सांस भरेंगे नाक से और सांस को मुंह से छोड़ेंगे। एक क्रिया और करेंगे चाल की जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। देखिए दोनों पैरों को खोलते हुए, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ते हुए और गोल घुमाएंगे ऐसे। श्वास करते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। मैं आपको 2-2 बार बता रही हूँ। आपको कम से कम स्टार्टिंग में 10 बार करना है। एक क्रिया और, अश्वनी की क्रिया। अश्वनी यानी अश्व से ही पता चल रहा है, नाम से ही घोड़ा। यानी घोड़ा जैसे अपने गुदा द्वार को संकुचित करता है और ऐसे ढीला छोड़ता है, आपने देखा होगा। उसी प्रकार
हम भी अपने पूर्वाधार को संकुचित करेंगे और ढीला छोड़ेंगे कम से कम 20 बार। आंखें बंद करके संकुचित करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, संकुचित करेंगे और ढीला छोड़ेंगे। इसे करने से 99% बढ़ जाती है नॉर्मल ब्रीथिंग। अगला प्राणायाम करेंगे हम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम की क्रिया जो कि प्राणायाम और आसन दोनों के बीच सेतु का काम करती है, यानी ब्रिज का काम करती है। देखिए, एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखा, एक हाथ से ऐसे ये मुद्रा जैसे हिरण होता है उस प्रकार बनाएंगे, ऐसे इसको बंद किया और यहाँ पे हमारी चित्राख्या नाड़ी होती है, उसको दबाते हुए श्वास लिया, छोड़ा, फिर लिया, छोड़ा, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक राउंड हुआ। कम से कम ये 5 राउंड करने हैं। अगला हम करेंगे प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। जीभ को अपनी पाइप नुमा बनाएंगे, पाइप की तरह। देखिए इस प्रकार और श्वास को भीतर खींचेंगे और नाक से छोड़ देंगे। नाम से ही पता चल रहा है, शीतली यानी शीतलता पहुंचाने वाली, ठंडक पहुंचाने वाली। एक बार और देखेंगे। पाइप नुमा बनाया, नाक से छोड़ेंगे। इसी से मिलता जुलता प्राणायाम है शीतकारी। इसमें क्या करेंगे, दोनों दांतों को आपस में मिलाएंगे और श्वास को भीतर खींचेंगे और नाक के द्वारा बाहर निकाल देंगे। देखिए इस प्रकार दोनों दांतों को आपस में मिलाया, खींचा और छोड़ते हुए नाक से छोड़ेंगे। फिर से दोनों दांतों को आपस में मिलाया। आप लोग करके देखेंगे स्वयं। और नाक से छोड़ेंगे। ये भी शीतलता पहुंचाने वाले। अगला अभ्यास हम करेंगे उज्जाई का। आप लोगों ने देखा होगा प्रेगनेंसी के समय जो है थायराइड बढ़ जाता है महिलाओं का, तो उसके लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है ये। देखिए किस प्रकार जब हम श्वास भरेंगे तो अपने गर्दन में यहाँ पर जहाँ पर गैप होता है वहां पर संकुचित करते हुए श्वास भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार। नाक से छोड़ देंगे। एक प्राणायाम और करेंगे भ्रामरी का। बार बार चेक करते रहेंगे आपकी कमर गर्दन सीधी है या नहीं। अगर नहीं है तो सीधा करेंगे उसको। वैसे इसको 2-3 तरीके से किया जाता है, ऐसे बंद करके भी, ऐसे बंद करके भी और नॉर्मल तरीके से भी। अगर शोर मच रहा है तो कान को बंद करेंगे, अगर शोर नहीं है घर में तो आराम से ऐसे हाथ रखते हुए ज्ञान मुद्रा में श्वास भरेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए छोड़ेंगे। आप लोग देखेंगे किस प्रकार श्वास भरा,
हुए अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने सुंदर शरीर दिया, मौका दिया, हमें बुद्धि ऐसी दी। जी, हमारे साथ जुड़े सभी व्यूअर्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने कुछ आसन किए, कुछ प्राणायाम की, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की। हमने जाना कि इन क्रियाओं के करने से क्या होता है, इनके क्या क्या लाभ हैं। इसी में एक सबसे बड़ा जो लाभ निकल के आता है, इस तरीके से जो हम अभ्यास करते हैं तो नेचुरल चाइल्ड बर्थ होगा। अब क्या फर्क पड़ता है, आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड चल गया है। जी हाँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ कि अच्छा ट्रेंड चल गया है। जो माताएं उस प्रसव पीड़ा को झेलना नहीं चाहती और वो पहले से ही डेट टाइम डिसाइड करके रखते हैं कि इस दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पहले प्रकृति डिसाइड करती थी, आजकल माँ खुद डिसाइड कर लेती है, डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कब वो खाली है और कर देते हैं। लेकिन उससे कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। कौन कौन से वो अच्छे प्रभाव हैं, कौन से दुष्प्रभाव हैं, आइए जानते हैं कि जो सी सेक्शन जो बेबी होते हैं वो और जो नॉर्मल होते हैं उनमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। आप खुद गिनिएगा कि कितने सारे लाभ हैं नेचुरल चाइल्ड बर्थ के। हम नेचुरल चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करेंगे। आपके सम्मुख आचार्य शिखा जी कुछ ऐसे ही नेचुरल चाइल्ड बर्थ के लाभ बतलाएंगे। जी, नॉर्मल डिलीवरी होती है, सबसे पहले आता है कि एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगाया जाता है रीढ़ की हड्डी में, उससे बचते हैं हम। वो बहुत खतरनाक होता है। तो नॉर्मल जब डिलीवरी होती है तो उसमें ये इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है। और उसके कारण से जो है हमारे कमर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि शायद ज़्यादातर लोगों की मतलब सुना है कि हमेशा के लिए वो दर्द रहता है फिर। और नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में एक चीज़ और होती है कि जो माँ का जो पहला दूध होता है, स्तनपान होता है, वो बच्चे को दिया जा सकता है। और जो डिलीवरी के टाइम यानी कि माँ का और बच्चे का संपर्क होता है, वो नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो वो बच्चा यानी कि माँ के संपर्क में पहले आ जाता है, बजाय उसके जो ऑपरेशन से सिजेरियन हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है कि जी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मिल लेगा अपनी माँ से। जी, लेकिन जो माँ का जो पहला स्तनपान होता है वो बहुत जरूरी होता है। थोड़ी देर में कर लेगा बच्चा, वेट कर लेगा, क्या हो गया? नहीं, वो उसके लिए लाभदायक इतना नहीं होगा जितना कि तुरंत मिलने के बाद होता है। आप कहीं ऐसा कहना चाह रहे हैं कि बच्चा वेट कर रहा होता है कि अपनी माँ से मिले? कौन है, क्या माँ भी वेट कर रही होती बच्चे का? हाँ जी, बिल्कुल जी। और क्या क्या फायदे हैं? आपने जैसा बताया कि एनेस्थीसिया में आपको बता दूं कि आज हमारी साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। वैसे तो हम जान रहे हैं, इसको देख करके, कोरोना को देख करके हम समझ रहे हैं कितनी तरक्की कर गई है। लेकिन मेरे पास में भी एक जानकारी है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि सही उत्तर जरूर बताएं, क्योंकि मॉडर्न साइंस तो बता नहीं पाई। आप लोगों के पास हो तो जरूर बताइएगा कि वो एनेस्थीसिया का प्रयोग सैकड़ों सालों से करते चले आ रहे हैं, सॉरी सैकड़ों नहीं, दर्जनों साल से, लेकिन उनको ये नहीं पता हाउ एनेस्थीसिया वर्क्स। हाँ, उससे बेहोशी आती है, ये मुझे भी पता है। उसको करने के बाद में सुनपन आ जाता है, पता नहीं लगता, ये सब मुझे भी पता है। लेकिन केमिकली कैसे वो हमारे शरीर में वर्क करती हैं, इसका उत्तर अभी किसी के पास में नहीं है। बस करते हैं, होता कैसे ये अभी उत्तर बाकी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे जब उसका प्रभाव ही नहीं पता तो दुष्प्रभाव कैसे पता होगा। अब बताया कि जी ऐसी ऐसी जगह लगाते हैं तो उनके दुष्प्रभाव हम उन पे नहीं जाएंगे। अगला फायदा क्या करेगी? जी, जब बच्चा योनि मार्ग से बाहर आता है तो उसके फेफड़ों में जो भी गंदगी, जो भी यानी कि द्रव्य भरा होता है, तो वह निचोड़ करके आता है, तो उसमें इन्फेक्शन फैलने की कम चांस रहते हैं और सांस लेने में मतलब कि आसानी रहती है। सांस की प्रॉब्लम बच्चे में नहीं होती है। ओके, ये तो बहुत बड़ा लाभ है। जी जी, और क्या है जी? और इस टाइम पे जो भी आसन हमने अभी बताए हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक वो आसन करते रहना चाहिए। उनसे
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चा स्वस्थ हो, अच्छी तरह हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा रोल है इसमें, ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लोगों को। वो क्या है कि उसमें आपको खाना, किस प्रकार का खाना खाना है, किस तरह से खाना है, वो सब कुछ बताएंगे अभी। और जो है नॉर्मल डिलीवरी के समय जो बच्चा जब आता है तो उसमें क्या होता है कि उसके जो फेफड़ों में जो गंदगी भर जाती है, उसको मतलब कि जब वो मांसपेशियां दबाव डालती हैं तो वो पूरी तरह से यानी कि उसके अंदर जो ड्रग होता है वो निचोड़ करके बाहर आता है। जी। तो और इसके अलावा जो जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग शायद मैं खुद अटक रहा हूँ बोलने में, जानबूझकर अटक रहा हूँ, लेकिन अटकना नहीं चाहिए। व्यूअर्स, मित्रों, ये विषय ऐसा नहीं है कि कोई शो क्या मतलब छुपाने वाला विषय नहीं है। इस पर हमें खुल के चर्चा करनी चाहिए। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी हो, बेहिचक पूछ सकते हैं। जी, मुझे जो जानकारी है, आज पर द रिसर्च, और वास्तविकता भी यही है इस धरातल की, कि यदि जैसा प्रकृति ने, ईश्वर ने मार्ग बनाया है बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए, यदि उस रास्ते से आता है, यदि सी सेक्शन नहीं होता है, सिजेरियन नहीं होता है, तो माँ और बेटे के बीच में जो अटूट संबंध होगा, जो भावनात्मक संबंध होगा, उसका प्रभाव पूरे जीवन पर होगा। यानी माँ की जो फीलिंग्स होंगी ना, वो अद्भुत होंगी बच्चे के प्रति। जो वैसे आता है या वैसे आता है, क्योंकि आज तो थोड़ी देर का बताया जाता है 24 हड्डियां टूटती हैं तो दर्द होता है उसके बराबर। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दीज आर ऑल मिथ्स, सिर्फ पूरी गप्पे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जान लीजिए, आप मान लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बताया जाता है, कहते हैं इतना बड़ा आकार होता है, ऐसा होता है। हम उस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, या डॉक्टर से जाकर पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं, ऐसा जैसा हमें दिखता है ना, जैसा इस समाज में एक आम भ्रांतियां हैं, वो ऐसी भ्रांतियां वैसा कुछ नहीं होता। बहुत एक नॉर्मल चीज है। और उस दर्द को कम करने के लिए म्यूजिक थेरेपी, वाटर थेरेपी, काउंसलिंग, न जाने कितनी सारी चीजें आज अवेलेबल हैं। तो हम उनके लिए भी जान सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, बस हम आँख खोल के तो देखें, वो आपके आसपास ही हैं। सिर्फ हमें जो पता है हम उस पे ना चले जाएं, बस ढूंढेंगे, जैसे ही तुरंत मिल जाएंगे। अगला क्या फायदा है जी नॉर्मल डिलीवरी का? नॉर्मल के लिए हमें 3 एस की जरूरत होती है, यानी कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्ट्रेस। स्ट्रेस फ्री रहना है, मतलब कि मन को शांत रखना है, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। और यदि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो नॉर्मल हो सकता है कि चांस बढ़े रहते हैं। हीमोग्लोबिन कम होगा तो चांस हो जाते हैं कि परेशानी आ जाती है, तब डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर का ज़्यादातर कहना होता है कि ऑपरेशन ही होगा। तो जी, जैसा कि आपने बताया कि 3S, एक एस तो हमने जान लिया, स्टेमिना, जो हमें रेगुलर एक्सरसाइज से करने से मिलेगा। और दूसरा जो हमारा है, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के बाद में स्ट्रेंथ है वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी कि मित्रों रेड ब्लड सेल से, आयरन से है। तो ये कैसे होगा? खून की कमी होती है। जो हम बात कर रहे थे शुरू में, हमने बात करी थी प्री प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी। हमने बात करी थी कि प्लानिंग के बिना जब भी हम किसी काम को करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं होता। ऐसे ही अचानक मिलन से यदि हो जाता है बच्चा विदाउट एनी प्लानिंग, तो फर्स्ट 1 महीना गुजर चुका होता है, तब माँ को पता चलता है। 1.5 महीना कई बार हो जाता है, तब पता चलता है। तब जो आप ये समझिए, सबसे पहले हमने देखा होगा कैसा होता है हमारा फीटस, कैसा होता है वो हम सब जानते हैं। सबसे पहले ब्रेन विकसित होता है, स्पाइनल कोड होती है, यानी हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, बनता है हमारा शरीर। और वही जो और कमजोर बना तो क्या, आप अपने आसपास में अपने जानने वाले सभी महिलाओं से बात कीजिए, उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है ना, हमेशा जो प्रिस्क्राइब लिमिट है ना 12, उससे नीचे ही मिलेगा। 8, 9, 10, क्योंकि जो हर मंथ की जो एक साइकिल है उसके कारण बहुत सारा रक्त लॉस हो जाता है और भोजन पे भी ध्यान नहीं होता।
ये शहरों में फिर भी अच्छा है, गांव में तो हालत बहुत बुरी है। और हमारे साथ जुड़े हुए फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोग हैं, जूम के माध्यम से, आप कहीं भी देख लीजिए कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा। इस हीमोग्लोबिन लेवल को दूर करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में एक संतोषी माता का व्रत हुआ करता था, उसमें गुड़ चना का प्रावधान था। तो गुड़ चना गुड़ भी आजकल बड़ा दूषित मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा मिल रहा है। गुड़ में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है। द रिचेस्ट सोर्स इन दिस वर्ल्ड ऑफ आयरन इज हमारा गुड़। और चने को यदि हम अंकुरित करके खाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा, बशर्ते कि भुने हुए चने। तो हम थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करेंगे, हम इस प्रकार के जो हमारे भुने हुए चने की जगह हम इसको अंकुरित कर देंगे। अंकुर से दोस्तों याद आया कि मैंने थोड़ी तैयारी के साथ में मैं बैठा हूँ आपके सम्मुख, कि अंकुरित इससे ज़्यादा ना हो पाए। जब ये निकलने शुरू हुए थे ना, जैसे ही निकले उसी समय पे हम इनका सेवन कर लें। यदि ये ऐसे हो गए, मैं हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको, कि यदि ये ऐसे हो गए ना, बड़े बड़े यदि हो गए, ये अंकुर बड़े बड़े हो गए, तो इनको नहीं खाना है, क्योंकि अंकुरों की एक बड़ी समस्या भी है। अंकुर आपने भी सुना होगा, इससे अच्छी कोई दुनिया में चीज होती नहीं है अंकुर से बढ़कर के। ये ऐसी जीवन शक्ति देती है, लेकिन इसमें एक वायरस उत्पन्न हो जाता है जब ये अंकुर बड़ा हो जाता है ना। जैसे देखा होगा कि इन चनों को जब सूखे थे ये, मैंने डब्बे में बंद करके रखूं तो इनके अंदर कीड़ा पड़ जाता है, अंदर ही अंदर पनप जाता है। उड़ने वाला कीड़ा होता है, छोटा सा मोटा सा, कहाँ से आया, बाहर से नहीं आता। मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दूं, 1 साल बाद देखूं तो इनके अंदर कीड़ा पड़ चुका होगा। कहाँ से आया वो कीड़ा, अंदर उत्पन्न होता है। ऐसे ही ये जो खराब वाले जो मेरे स्प्राउट्स हैं, ये ज़्यादा वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, इनको मैं खराब बोलूँगा। इसके अंदर एक वायरस उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है ई कोली एक वायरस है जो कि आपको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है। कर देगा, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, कर सकता है। तो उससे बचने के लिए ऐसे जो बड़े स्प्राउट्स हैं उनका ना खुद सेवन करें ना किसी को कराएं। दूसरा होता है सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपको टाइफाइड जैसी चीजें कर सकता है यानी 100% मैं श्योर नहीं, वो कर ही देगा। आपने बड़े खा लिए, क्योंकि है ना हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड संभालने के लिए, लेकिन कई बार नहीं संभाल पाता है, ज़्यादातर केसेस में नहीं संभाल पाता है। तो हमने बड़े बड़े जो अंकुर हैं, बोला था जितना बड़ा होगा उतना लाभ है। जितना अंकुर इसका बड़ा हो गया ना, ये जो निकलता है इसमें किला, जितना बड़ा हो गया कहते हैं कि उतना लाभ है। ऐसा बिल्कुल नहीं खाना है। तीसरा जो है बैक्टीरिया, इसमें होता है लिस्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है। एक वायरस और 2 बैक्टीरिया मिलकर के इसके गुणों को कम कर देते हैं, जो ये बड़े हो जाते हैं। इनको नहीं करना है। और ये हमारी गुड़, देसी प्योर इंडियन गुड़, देखने में काली होगी, आप देख पा रहे हैं, शुद्ध गुड़, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि हमने ये थोड़ी सी गुड़ ली, मुंह में डाली और चने डाले, दोनों का योग मुंह में कराया और सलाइवा जब इसके साथ में मिलेगा, 3 चीजें मिलकर एक उत्तम औषधि बनेगी। और यह औषधि आपके कैल्शियम लेवल को, आयरन लेवल को, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सबको बराबर कर देगी। किसी चीज की कोई चिंता नहीं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हम प्रश्नों पर भी ध्यान देते हैं। सर मेरी जी, आपका प्रश्न बहुत ही गंभीर है जसवीर जी। आपकी समस्या भी गंभीर है। हम इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। आप क्या करें कि मेरा नंबर नोट कर लें, आपके पास होगा 9999419962। इस सेशन के बाद में मैं आपको पर्सनल बतलाऊंगा, जिसकी कोई फीस नहीं है। यह जो हमारा सेशन है, इसका उद्देश्य फीस नहीं, बल्कि इस लॉकडाउन में कि हमारी भारत सरकार, हमारे महिंद्रा ग्रुप, हमारे टाटा ग्रुप, अक्षय कुमार और हमारे वो कौन से हैं मियाँ जी, क्या है, शाहरुख खान, सलमान खान, सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेरे जैसा जो भी मेरे से बन पड़ रहा है, मैं अपना योगदान समाज के प्रति कर रहा हूँ कि आप बाहर ना जाएं, कि चेकअप के लिए जा रहे हैं वो ना जाएं, आप घर पर स्वस्थ रहें,
जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। हम बहुत सारे कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ ही दिनों में मानसिक स्वास्थ्य पे हम 1-2 दिन में प्रोग्राम करने वाले हैं, उसके बाद हम बच्चों पर करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम करेंगे। तो खानों की श्रृंखला में इस प्रकार से होते हैं। एक बार हम आचार्य पूजा जी की ओर चलेंगे और उनसे जानेंगे शॉर्ट ब्रीफ, बहुत ही कम समय में जानने का प्रयास करेंगे कि डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए। जो बोले डाइट के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो क्या है वो डाइट? डाइट के बारे में थोड़ा बताएं आचार्य जी, थोड़ा करीब आए। जी, भोजन में डू और डोंट्स का ध्यान रखना है, मतलब हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो पहले हम ध्यान देंगे कि हमें क्या नहीं खाना है। आपने तो एक चने देखे, ये वाले चने नहीं खाने हैं, ज़्यादा अंकुरित किए हुए, ज़्यादा बड़े बड़े हैं, इनको नहीं खाना है। और दूसरा, बासी भोजन नहीं खाना है। और तीसरा, जो सीजनल फ्रूट नहीं है वो नहीं खाना है। सीजनल फ्रूट नहीं खाना है जी, सॉरी, हाँ जी जी, मैंने इसीलिए टोका कि शायद कई बार होता है, आप भी समझ सकते हैं। कई बार मैं जानबूझ के हंसाने के लिए बोल देता हूँ। किस मकसद से बोला आचार्य ने? जो जो सीजनल नहीं है उसको नहीं सीजनल खाना है, जो लोकल है, हमने उन्हीं का प्रयोग करना है। जी कंटिन्यू। बासी भोजन नहीं खाना है। क्या अचार का सेवन करें? जी, अचार का सेवन नहीं करना है। मन करता है बहुत ज्यादा, इस समय भी तो बहुत मन करता है खट्टा खा लें कुछ, समझ रहे हैं, गोलगप्पे वगैरह इत्यादि। हाँ, ये तला गोलगप्पे जो हम खाते हैं, तो अगेन जैसे हमने अभी इनकी बात करी ना, ई कोली, सैल्मोनेला टाइफाइड, ऐसे ही न जाने कितने सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जी जी वो हमें लाभ नहीं करेंगे बल्कि नुकसान। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, मैं तो कई बार सोते सोते रात में कोरोना को थैंक यू बोल देता हूँ। ऐसा बंद किया है, सारे गोलगप्पे बंद हैं। जी, तला हुआ नहीं खाना है, बाहर का बिल्कुल नहीं, और ज़्यादा मसालेदार वाला भोजन नहीं ग्रहण करना है। जी, और क्या करना है? और मित्रों, एक चीज और आपने सुनी होगी जिसको कहते हैं हम व्हीट ग्रास। 1 चम्मच रस पिए। कैसी होती है व्हीट ग्रास? जी, जो जो हमें लेना है वो है व्हीट ग्रास। ये देख रहे हैं आप, गेहूं को बो दिया, घर में ही ये कटोरा रखा हुआ था, मिट्टी का, प्लास्टिक का, जो आपको मिल जाए। ये दूब घास के समान औषधीय गुण वाली यह भी है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा सेवन करेंगे ना तो लूज मोशन हो जाएगी, उससे बचने के लिए हमने क्या करना है, इसकी मात्रा का ध्यान रखना है। बाकी आंखें बंद करके पी लेना है। 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच होता है, 5 ml आप पियेंगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यदि मैं भी इसका जो आधा लीटर जो जूस पी लूँ, आधा लीटर छोड़िए, जो मैं 100 ग्राम इसका प्योर जूस पी लूँ ना, तो वॉशरूम में बैठा रहूँगा पूरे दिन। तो ज़्यादा नहीं, और आपने डरना भी नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको, जैसे मैंने अभी इन वायरसेस का नाम बतलाया, तो आप इतना तो समझ रहे होंगे कि आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन। तो आप बिल्कुल मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कुछ संशय भी आ रहे हैं, जैसे अभी हम लोग, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करके सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तितली की क्रिया कर सकते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में? जी हाँ, बिल्कुल। और यदि किसी का भी ऐसा कोई भी प्रश्न हो, तो मैं उसको साइंटिफिकली आपको बतलाऊंगा कि कब, क्या, क्यों, कैसे, मसल्स के नाम के साथ में बतलाऊंगा कि क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी, ऐसी जो घास है जो हमने घर में उगाई हुई है, उसका आप ले सकते हैं। बाहर से परचेज करके इस तरीके की घास जो है ना, व्हीट ग्रास, बाहर भी मिलती है, वो ना लें, इससे अच्छा बाजार में पैक्ड आती है इसका पाउडर, वो ले लें, कम मात्रा में लें। ग्रीन ब्लड, इसको बोलते हैं ग्रीन ब्लड। बिल्कुल सर, ये लोग नवरात्रों में लगाते हैं इस घास को। वही है कि इसको नवरात्रों में लगाते हैं और फिर बाहर करके फेंक आते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, हमने इसे उगाना है। और ऐसी कौन सी चीजें हैं? जी, कड़ी पत्ता हो गया। कड़ी पत्ते से क्या लाभ होगा? कैल्शियम, रिच ऑफ सोर्स, कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है कड़ी पत्ता। कैल्शियम से क्या होगा? कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होंगी। माता को खाना है जी, यानी होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत हों, कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है। और कैल्शियम जानते हैं किस वजह से घट जाता है, किस वजह से कैल्शियम शरीर में घटा होता है? एक होता है विटामिन बी और सी, हमारे शरीर में कम होता है गर्भावस्था के दौरान, इसलिए कि जिस माता ने गर्भ से पूर्व जो ये माला डी इत्यादि जो गोलियां हैं, इस तरीके का जो सेवन करती है, उसमें बी और सी की मात्रा कम होती है। यानी कारण क्या था, पीछे हमारा क्या कारण रहा है, वो अभी रिफ्लेक्ट होगा। उसको कैसे दूर करना है, इन सब चीज़ों को समझना होगा, थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला
कि प्री प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने 3 महीने तक किसी प्रकार की माला डी गोली इत्यादि कोई नहीं खानी है। उसके लिए हम दूसरे मेथड्स अपनाएंगे और अपने शरीर को एकदम साफ करेंगे, षटकर्म की क्रियाएं करेंगे, अच्छे से योगाभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, संपूर्ण अच्छी तरीके से खूब मस्त रहेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एक और हमारे साथ में अभी जुड़े हैं सूर्या आयुर्वेद से। अब तो मित्रगण, अब तो हमारी समाप्ति की बारी आई है। एनीहाउ हमारा ये जो संपूर्ण कार्यक्रम है हमारे फेसबुक पे यानी निर्योग इंडिया के अकाउंट पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्योग जी फेसबुक के हमारे सभी मित्रों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि हमारा जो जूम अकाउंट है जूम जी कि दोबारा हम जुड़ सके हैं। जी हम दोबारा से जुड़ पाए हैं। आइए हम जानने का जी कंटिन्यू रखते हैं। और क्या है भोजन में ऐसा? गुड़ चना तो है ही आपका। और हम ये गुड़ चना पे आप बार बार इतना जोर क्यों दे रहे हैं? गुड़ खाने से गर्मी नहीं होगी, ऐसी एक आम धारणा है गुड़ बड़ा गर्म होता है, गर्मी के दिन है। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि चाय भी तो पीते हैं, चाय में चीनी डालते हैं। चीनी किससे होती है, किससे बनती है, कैसे उसको साफ किया जाता है? गुड़ गन्ने से बनती है, चीनी गन्ने से बनती है, तो उसमें सल्फर डाला जाता है। तो उससे क्या प्रभाव होता है? सल्फर हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। जी हाँ मित्रों, आप गूगल कीजिए, आप पुस्तकें पढ़िए और जानिए कि सल्फर हमारे शरीर को किस तरीके से गला देता है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन छोड़ करके, ये पता क्या है, ये मार्केटिंग कंपनियां होती हैं जिनको चीनी बेचती हैं, जिनका कुछ लाभ छुपा हुआ है ना, वो आपको भ्रामक प्रचार करके बतलाएंगे कि गुड़ नहीं खाना है। कोई भी चीज़, यदि मैं ही 1 किलो गुड़ आज खा लूँ, क्या होगा आप समझ सकते हैं। कोई भी चीज़, हाथी सर्वत्र विजिते, आयुर्वेद में कहा गया हाथी हर चीज़ की बुरी है। थोड़ी मात्रा में आपने सब कुछ खाना है और अपने शरीर में इन सभी चीज़ों को भरपूर रखना है। जी हमने आज का जो सेशन है वो एक मतलब जिसे बोलते हैं ना इन्फॉर्मेटिव टाइप का रखने का प्रयास किया कि आपको हम इन्फॉर्मेशन दे सकें। यदि किसी भी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप हमारी तारीफ करते हैं, जब आप प्रश्न पूछते हैं, जब आप उसमें जिसे बोलते हैं ना निंदा करते हैं, तो हम अपनी कमियों को, आपकी निंदाओं को जानने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। कोई गलती रह गई हो तो आप लिख सकते हैं। मैं अभी आप सबको अनम्यूट करता हूं, तो एक एक करके 1 by 1 प्लीज पूछेगा। मैं एक एक, किसी का प्रश्न है तो हैंड्स अप करें। गैलेक्सी T20 के नाम से है, इन्होंने अपना प्रश्न रखा है, तो हम इन्हें अनम्यूट करके एक सवाल जानने का प्रयास करते हैं। जी आप अपना सवाल पूछें। मैं दरअसल आपका नाम नहीं देख पा रहा हूँ इसमें, जो गैलेक्सी A20 करके आ रहा है। जी दोबारा थोड़ी ऊंची आवाज रखें प्लीज। नमस्कार जी नमस्ते। जो आपने लास्ट ईयर थर्ड टर्म में जो आपने शक्तिशाली कराया, अभी तक जो मैंने देखा, मैं नेचुरल थी और मुझे 4 ईयर हो गए। तो अभी तक थर्ड टर्म में सेमेस्टर में शक्तिशाली का तो कोई वो नहीं है कि हम फर्स्ट में कर सकते हैं, तो सेकंड में कर सकते हैं। थर्ड इसमें सेमेस्टर में हम शक्तिशाली नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, हम लोग तंत्र हैं, आप उसको पढ़ेंगे, जैसी बातें छाप दी हैं, कौन क्या बतला रहे हैं, हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। एक प्रक्रिया है चाकी चाक, आप जानते होंगे कि बहुत ही, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही सामान्य सी क्रिया है। और जो गांव क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं, वो अंतिम दिन तक, जिस दिन उनका बेबी हो, उस दिन तक वो चाकी चाल की क्रिया करती हैं। और ऐसे ही आज ये सब आप जानते हैं कि योग का प्रचार प्रसार कब से हुआ है। योग का प्रचार प्रसार स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे,
उनके बाद से शुरू हुआ है, अन्यथा तो गुफाओं में हुआ करता था। और एलोपैथी है, इसका टोटल लाइफ साइकिल ही 200 ईयर्स का है। तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के इस क्रिया को करें और कराएं। मेरा नंबर आपके पास में, हम विस्तार से तो चर्चा के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। जी, अगला कोई प्रश्न? जी, आदित्य सिंह, ज्योति आदित्य सिंह जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया। उसके लिए दिल से आपका आभार। हम फिर से लाते रहेंगे, अपना पूरा प्रयास देंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा सेशन कर सकें और आपको लाभ पहुंचा सकें। मेरी टीम और मेरी ओर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मैं आचार्य जितेंद्र सिंह अपने साथी योगिनी पूजा सिंह और आचार्य शिखा के साथ में, हमारा एक छोटा सा निर्योग ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम ये कार्यक्रम निःशुल्क करते हैं। समय समय पर ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, नंबर है मेरा 9999 419962। 62 के अलावा यदि आप 65 डायल करते हैं तो भी आप मुझसे बात कर पाएंगे। 62, 65 और 68, ये हमारे 3 नंबर हैं। जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। कोई प्रश्न पूछ रहा है? जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपका जो आवाज़ है बहुत कम आ रही है। नहीं, आपकी जो आवाज़ है, इट्स नॉट ऑडिएबल। वी कांट हियर यू सर। हाँ, आप थोड़ी बढ़िए। जो महिलाएं हैं जो हार्डवर्क नहीं कर पाती, और इसकी आपके जो आपने जो बातें बताई वो पहले के घर में आज तक डिफरेंट चेंज है, क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं जो घर है, इतना तो उनके अपना खान पान हो पाता है, और दूसरा कि उनकी जो एक्टिविटी है रहना सहना उनके प्रकार से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी बात इसलिए जो पहले 3 महिलाएं या सीधे दूध नहीं होता था, इसलिए सारे वर्ग। जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ कि पहले हमारी जो महिलाएं थी, माताएं बहनें थी, उनके अंदर शारीरिक शक्ति थी, आज वो शक्ति नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं, इसके आगे बतलाइए। इसको छोड़े क्या नाम है, जो मेरा पसंद महिलाओं के लिए, जैसे कि मेरी फ्रेंड तो उसकी जो वाइफ थी वो की डिलीवरी। हाँ हाँ, तो उसको पहले बहुत भयंकर पेन हुआ और उसको मेडिकल लगाया, फिर वही तो डॉक्टर को डिलीवरी को बचता नहीं होगा। जी, देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो किसी के साथ में एक मिसहैपनिंग हुई, कुछ अनहैपनिंग, कुछ असामान्य सी घटना हुई और उनको अस्पताल ले जाया गया। हम किसी एलोपैथी या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं है मित्र। आपका जो प्रश्न मैं समझ पाया हूँ वहाँ पर यह है कि आजकल की महिलाओं में वो शक्ति नहीं है। तो आप शायद जगबीर जी बोल रहे हैं, मैं आवाज़ से जो समझ पा रहा हूँ, जसबीर। तो आप ने ये हमारा प्रोग्राम आधे के बाद में ज्वाइन किया, आधा घंटा बाद ज्वाइन किया है। हमने पहले ही ये बताया है कि हम प्री प्लानिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कंसीव करने से पहले यदि हम इस तरीके की प्लानिंग लेके चलते हैं तो इस तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि पहले हम उस भूमि को तैयार करें जिस पे हमने खेती करनी है, यानी कि पहले शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक स्त्री का शरीर मन से और तन से एकदम सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी हम ऐसा करें।
यदि वो शरीर से कमजोर है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाल करके ऐसा ना करें। जी जी, मुझे लगता है कि सभी के प्रश्नों का हम जवाब भी दे पाए हैं। तो आज की यात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।